The contracts cannot be entered into by any person. The competency regarding the same has been laid down under section 11. section 3 में वो चीज बताई गई है कि मेजर किसको कंसिडर करा जाएगा, the person who completed the age of 18. In the present case, the law of estoppel was not applied because the attorney of an appellant had knowledge about the fact of a minority of minors. क्योंकि वो पार्टीज competent नहीं थी, तो इसी वजह से जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट है इस पर सेक्शन 64 और 65 वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा. आई वेलकम यू ऑल टू दी लैंडमार्क जजमेंट सीरीज सेशन, जिसमें आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट कवर करने वाले हैं. और उस जजमेंट का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष. और इस केस में हम देखने वाले हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, माइनर से रिलेटेड, कि माइनर इम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए कि नहीं, और उससे रिलेटेड प्रोविजंस इसमें इस केस में हम डील करने वाले हैं. ठीक है, इस जजमेंट पे यही बताया है कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर एंटर किया है, क्या उसकी इन्फोर्सिबिलिटी रहेगी, कैसे उसका नेचर कंसिडर किया जाएगा, ये सारी सेक्शन और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी कॉन्ट्रैक्ट के इसमें इस केस में डिस्कस हुए हैं. चलिए आइए जानते हैं. उससे पहले आपके लिए, अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है या कहीं से आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है किसी भी चीज पे, तो आप वो कर सकते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसको क्लिक करके आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो केस नेम इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस का नाम है. और उसी के साथ साथ हम देखते हैं क्या हुआ था इस केस में. तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या टॉपिक्स हम इस केस में कवर करने वाले हैं. तो हम इस केस में कवर करने वाले हैं फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स थे उस केस से रिलेटेड, क्या क्या चीजें हुई थी, वो इश्यूज, क्या क्या इश्यूज निकले उस केस के, क्या क्या इश्यूज बने, जजमेंट क्या आया और एनालिसिस क्या रहा, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. ठीक है, उसी के साथ साथ उसमें कुछ एनालिसिस में लिखा था लॉ ऑफ स्टॉपल के बारे में, वो कवर करेंगे. इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोले थे कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सेक्शंस भी इसमें डिस्कस हुए हैं. उसमें से सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस हुआ है और रिफंड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इसमें डिस्कस हुआ है. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका मेन प्रोविजन कंसिडर किया गया और कौन से प्रोविजन इससे रिलेटेड है. ठीक है, सो बेसिकली इसमें आपको दिख रहा होगा सेक्शन 2H, जो कि क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है. और 2H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा अग्रीमेंट जो कि लॉ से इन्फोर्सेबल है, जो कि वैलिड है, जो कि लीगल है, वो लॉ एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये चीज हमने सेक्शन 2H में पढ़ी हुई है. ठीक है, सो दिस सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. ठीक है, जो अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा contract. The contracts cannot be entered into by any person. The competency regarding the same has been laid down under section 11 of the act, the section 11 of the Indian Act 1872. क्या कि जो ऐसा नहीं है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन से पर्सन कंपेटेंट हो सकते हैं, ये चीज क्या, ये चीज ये बताई गई है. और उसी से रिलेटेड सेक्शन 11 में भी कंपेटेंसी बताई गई है कि कौन से पर्सन एंटर कर सकते हैं, कौन से पर्सन एंटर नहीं कर सकते हैं. पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, जो इंसान 18 साल के जो मेजर हैं वो एंटर कर सकते हैं. साउंड माइंड के पर्सन एंटर कर सकते हैं. जो इंसान डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है वो कर सकते हैं. और जो इंसान क्या कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि डिस्क्वालिफाइड नहीं है लॉ की तरफ से, वो इंसान भी क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. द एज ऑफ मेजॉरिटी हैज बीन डिटरमाइंड बाय द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. एज ऑफ मेजॉरिटी कोई अपने मन से नहीं डिसाइड की गई है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में बताया गया है कि 18 साल का होना जरूरी है. ठीक है, और इंडियन मेजॉरिटी में कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 3 में वो चीज बताई गई है कि मेजर किसको कंसिडर करा जाएगा, द पर्सन हु कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 विल बी कंसिडर्ड एज मेजर. द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट lays down the law regarding competency but nowhere states about the effect of contract if entered by the minor. मतलब कि उसमें ये बताया गया कि क्या क्या competency है, बट ये नहीं बताया गया है कि जब आप एंटर करोगे कॉन्ट्रैक्ट में तो उसकी क्या, उसकी कैसे इफेक्ट रहेगा, वो चीज जानना जरूरी है. सो इसी से रिलेटेड ये केस आया. ठीक है, दिस कॉन्डम हैज बीन सेटल्ड बाय द फॉलोइंग लैंडमार्क केस. इस जजमेंट से निकल के आया कि कैसे उसकी इफेक्टिविटी को और उसके नेचर को कंसिडर किया जाएगा. सो बेंच इसमें बैठी थी लॉर्ड मैकनिडन, लॉर्ड डेवे, लॉर्ड लेनले, सर फॉर्ड नॉर्थ, सर एंड्रू, ये बेंचेस, ये जजेस बैठे थे. कोर्ट कौन सा था, प्रिवी काउंसिल. ठीक है,
यहाँ का केस नहीं है, बाहर का केस है इसमें, मतलब वो प्रिवी काउंसिल वाला केस था, ये बहुत पुराना केस था, इस वजह से मैंने बेंच और वो दोनों चीजें आपको बताई है, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस धर्मोदास घोष while he was minor entered into an agreement with Brahmodat who was money lender to secure a loan of rupees 20,000। क्या प्रेजेंट केस में जो धर्मोदास घोष थे वो क्या थे, वो माइनर थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, अग्रीमेंट में एंटर हुए थे ब्रह्मोदत्त के साथ, और वो किस लिए एंटर हुए थे, 20,000 के लोन के लिए, ठीक है। और ब्रह्मोदत्त क्या थे, एक मनी लेंडर थे। At the time of the transaction, the attorney who acted on behalf of the moneylender had the knowledge that the Dharmodas is a minor। जब ये मनी लेंडर का ट्रांजेक्शन हो रहा था तो जो अटॉर्नी थे, किसके अटॉर्नी थे, जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, मनी लेंडर के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ब्रह्मोदत्त के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको ये पता था कि जो धर्मोदास घोष हैं वो क्या है, वो एक माइनर है। ये चीज अटॉर्नी को बहुत अच्छे से पता थी। लेटर माइनर ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट स्टेटिंग दैट ही वाज अ माइनर। क्या हुआ कि बाद में वो जब केस फाइल हुआ धर्मोदास घोष के साथ में के अगेंस्ट, तब ये बात बोलते हैं, माइनर डिफेंड करते हैं कि वो तो जब आपके साथ अग्रीमेंट में एंटर हुए थे तब मैं क्या, तब मैं माइनर था, इसलिए मैं बच सकता हूं, ये चीज उन्हें बोली। When the mortgage was executed by him and therefore the mortgage was void and inoperative and the same should be cancelled। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो मॉर्गेज उन्हें लिया था वो जब आपके साथ एंटर किए तो इलीगल, मतलब वो माइनर थे, इसलिए उसको क्या कर दिया जाए, उसको वो वॉइड था तो उसको क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि माइनर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। इन दिस केस अपील was filed by Brahmodat's execute and they contended that minor representatives age fraudulently, therefore law of estoppel should apply, and also if the instrument is cancelled as pleaded by the Dharmodas, then he should be made to pay the loan according to the section 64 and section 65 of Indian Contract Act। इसमें क्या हुआ, अपील फाइल की गई ब्रह्मोदत्त के एग्जीक्यूटिव के साइड से, एग्जीक्यूटर्स के टाइप से, उन्होंने ये बोला कि जो माइनर ने अपनी एज क्या गलत रिप्रेजेंट की गई है और इसी वजह से वो मतलब जो लॉ ऑफ इंस्टॉपल उनके ऊपर क्या अप्लाई होना चाहिए, और जो उन्हें इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल किया है वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो उनका जो लोन अमाउंट है, जो अमाउंट हुआ है, वो चीज़ क्या है, सेक्शन 64 और सेक्शन 65 के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट से रिलेटेड बात करता है कि क्या उसका इफेक्ट रहेगा, कैसे जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो कैसे वो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, ये चीज सेक्शन 64 एंड 65 में बताई गई है, ठीक है। क्या क्या इश्यूज निकले इस केस से, तो पहला निकला वेदर द डीड वाज वॉइड अंडर सेक्शन 2, जो कि हमारा अग्रीमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है सेक्शन 2H में, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नॉट, ठीक है। इन तीनों सेक्शन के हिसाब से क्या डीड वॉइड थी, पहला इशू ये आया। दूसरा इशू वेदर डिफेंडेंट वाज लायबल टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ लोन व्हिच ही हैड रिसीव्ड बाय हिम अंडर सेक्शन डीड और मॉर्गेज और नॉट। क्या डिफेंडेंट लायबल है कि वो अमाउंट रिटर्न करे, ये सेकेंड इशू आया। थर्ड इशू वेदर द मॉर्गेज कमेंस्ड बाय द डिफेंडेंट वाज वॉइडेबल और नॉट। थर्ड आया कि जो मॉर्गेज कमेंस्ड हुई थी वो वॉइडेबल थी कि नहीं थी, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट द एग्रीमेंट एंटर, ये इसका मेजर रिजल्ट आया। आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट द एग्रीमेंट एंटर विद द माइनर इज वॉइड ab initio, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। क्या बोला प्रिवी काउंसिल ने कि ये क्या है, इसका जजमेंट है, ठीक है। ये बोला कि जो माइनर के साथ आप जब भी एग्रीमेंट में एंटर करते हो तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ वॉइड ab initio रहती है, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। द कोर्ट फर्दर हेल्ड रिगार्डिंग द कंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट दैट फर्स्टली लॉ ऑफ स्टॉपल विल नॉट अप्लाई सिंस द अटॉर्नी ऑफ ब्रह्मोदत्त हैड नॉलेज ऑफ फैक्ट ऑफ माइनॉरिटी ऑफ धर्मोदास। क्या उनने ये बोला कि यहाँ पे लॉ ऑफ स्टॉपल इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो अटॉर्नी थे उनके ब्रह्मोदत्त के, उनको पता था कि ये जब एंटर कर रहे हैं तो ये क्या है, ये माइनर है, ये चीज उनको ऑटोमेटिकली पता थी। सेकेंडली सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ आईसीए विल नॉट अप्लाई एज देयर वाज एन एग्रीमेंट एट द फर्स्ट प्लेस एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 64 एंड 65 द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बिटवीन कंपिटेंट पार्टीज। क्या कि सेक्शन 64 और 65 जो वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट की बात करता है, उसके लिए क्या, उसके लिए जरूरी है कि कंपिटेंट पार्टीज मतलब एंटर हुई हो, अग्रीमेंट हुआ हो। यहाँ पर जब कंपिटेंट पार्टीज ही नहीं थी, वो माइनर थे, तो वो चीज कहीं से कहीं तक उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 64 और 65 के हिसाब से। Therefore, a precedent of minus agreement are void ab initio has been laid down in the present case. The court further held regarding the contention of the defendant that firstly law of estoppel will be
नॉट अप्लाई एज अ परमानेंट, और उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर क्या लॉ ऑफ स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या अटॉर्नी को पता था उनके कि वो जो दामोदर घोष हैं वो क्या वो माइनर है, ये चीज उन्हें ऑलरेडी पता थी। ठीक है, सेकेंडली 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वाज एन एग्रीमेंट, और यही भी चीज उन्होंने बताई कि ये चीज इसलिए अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो दोनों क्या कंपिटेंट पार्टीज थे, इस वजह से ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, एनालिसिस क्या रहा हमने हेल्थ तो देख लिया कि भैया वो सेक्शन 64 65 वाली चीज होगी रही, और लॉ ऑफ स्टॉपल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनके अटॉर्नी को ऑलरेडी पता था वो माइनर है। अब हमारा क्या एनालिसिस रहा वो देख लेते हैं। सो इन दिस केस वेरियस प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैज एनालाइज्ड एंड लेड डाउन एज फॉलोज। पहला लॉ ऑफ स्टॉपल के बारे में बताया इस केस में। सो द लॉ ऑफ स्टॉपल मींस इफ एनी पर्सन इनकर्स लायबिलिटी ऑन अनदर पर्सनस रिप्रेजेंटेशन देन सच पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज पोजीशन। क्या लॉ ऑफ स्टॉपल ये बोलता है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर लायबिलिटी इनकर करता है और रिप्रेजेंटेशन में, तो वो पर्सन क्या अलाउ नहीं रहता कि वो अपनी पोजीशन क्या कर सके, चेंज कर सके। एक बार लॉ ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो गया तो उसके बाद वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ये चीज लॉ ऑफ स्टॉपल बोलता है। In the present case, the law of estoppel was not applied because the attorney of an appellant had knowledge about the fact of a minority of minor. इस present case में law of estoppel इसलिए apply नहीं होगा क्योंकि attorney को पहले से ही पता था कि वो जिसके साथ agreement कर रहे हैं वो क्या वो एक इंसान minor है. However, in various other cases, it has been held that the law of estoppel will not apply against the minor, despite the fact that the minor made an intentional misrepresentation. He will still be allowed to plead minority as a defense to abet liability. उसी के साथ उन्होंने बताया कि जब हम law of estoppel की बात करते हैं तो हमें दूसरे केसेस से ये पता चला है कि लॉ ऑफ स्टॉपल माइनर के केसेस में अप्लाई नहीं होता है, और भले उसने इंटेंशनली गलती की हो तो भी क्या तो भी वो माइनॉरिटी का डिफेंस ले लेता है, ले सकता है। The reason behind such proposition is that the law made minor incompetent to contract because the person of such age should not be made liable to incur liabilities, and applying the law of estoppel will defeat the purpose of section 11 of the Contract Act, which make the minor incompetent. क्या कि अगर ये चीज हमने law of estoppel अप्लाई की तो वो section 11 को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी जहां पे minor incompetent कंसिडर किया जाता है। Therefore, the law of estoppel will not apply against the minor as by such application he will be made to incur liability, और इसी वजह से law of estoppel minor पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्या वो इनका लाइबिलिटी के बेसिस उस पर कंसिडर की जाएगी, इसी वजह से लॉ ऑफ एस्टॉपल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ आईसीए क्या बोलता है ये देख लेते हैं इस केस से रिलेटेड। सो द सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 64 एंड 65 अप्लाइज टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपिटेंट वेयरइन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड और वॉइडेबल। क्या कि कोर्ट ने ऑलरेडी बताया कि सेक्शन 64 65 तभी अप्लाई होगा जब दोनों पार्टीज कंपिटेंट होंगी। यहाँ पर तो दोनों पार्टीज कंपिटेंट ही नहीं थी तो हम कैसे बेनिफिट वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का दे दे, तो इसलिए यहाँ पर क्या वो चीज अप्लाई नहीं होगी। However, in the present case, the parties to the contract were not competent, and therefore the provisions of restoration of benefit under Contract Act would be won't be applicable in the present case। क्या कि इसी वजह से क्योंकि वो पार्टीज कंपिटेंट नहीं थी तो इसी वजह से जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट है एज पर दी सेक्शन 64 65 वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, थर्ड एनालिसिस देखा उन्हें रिफंड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैसे होगा इसमें। सो द सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट इज करेंट सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 says that on adjourning the cancellation of an instrument the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other with justice may require। ठीक है, वो क्या बोलता है कि दूसरी पार्टी को कंपनसेशन जरूरी है देना जो कि जिसको जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली दिस प्रोविजन मीन्स दैट द पार्टी हु वांट्स द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द कोर्ट मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट इट रिसीव्ड अंडर इंस्ट्रूमेंट। क्या बेसिकली ये प्रोविजन बोलता है कि जो पार्टी कैंसिलेशन कर रही है इंस्ट्रूमेंट को उसको क्या उसको जो बेनिफिट आने वाला था उसमें उसको क्या रिस्टोर हो जाए। इन द प्रेजेंट केस appellant wants the cancellation of instrument and also registration of benefit। प्रेजेंट केस में इस केस में क्या हुआ था मोरी बीबी वाले केस में कि वो क्या appellant कैंसिलेशन चाहते थे इंस्ट्रूमेंट का और इसी वजह से उसका क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट की बात कर रहे थे। Therefore, he can't claim the benefit or refund under specific relief act. In order to rectify the situation of minor agreement, Law Commission in its 13th report suggested that an explanation of the section 65 should be added that it should be made applicable to minor agreements too। ठीक है, 13th report के हिसाब से ये क्या बताया गया सेक्शन 65 जो माइनर एग्रीमेंट की रेक्टिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक लिमिटेशन में, उसमें क्या बोला गया था कि माइनर पे भी माइनर एग्रीमेंट पे भी ये अप्लाई होगा।
The various courts have developed the equitable doctrine of restitution in the case of minor agreement. According to this doctrine, if the benefit received by minor under the transaction are either goods or anything else other than the money, then such goods or things are long as traceable shall be restored back to bona fide party to an agreement. क्या कि ये अभी तक जो प्रिंसिपल से ये पता चला है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट माइनर की तरफ से होता है और उसमें कोई गुड्स की बात होती है तो वो तो क्या रिस्टोर दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर मनी की बात होगी तो वो चीज़ क्या रिस्टोर नहीं की जाएगी. However, the law regarding restitution of money, that is where the benefit received under the transaction is in the form of money, has not yet been settled. Regarding this, few courts have difference of opinion. The settled law is that agreements with the minor are void ab initio. अभी भी क्या बहुत सारे जजमेंट्स की वजह से, बहुत सारे कोर्ट्स की वजह से अलग अलग डिसीजन आते हैं. इसी वजह से क्या, इसी वजह से अभी तक क्या जो अग्रीमेंट माइनर के साथ होते हैं उनको void ab initio कंसिडर किया जाता है, दैट इज void from the beginning. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. इसमें हमने क्या ये देखा कि केस फाइल हुआ और उसी के वजह से कि क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन रहे, क्या क्या एक्ट में मेजर चीज़ें आई, कौन सा सेक्शन हुआ, कंपिटेंट माइनर से रिलेटेड बात हुई. तो ये केस पे यही हुआ कि माइनर जो है वो माइनर ने बोला वॉइड अब इशू, क्योंकि उसके अटॉर्नी को ऑलरेडी पता था, इसलिए लॉ ऑफ स्टॉपर नहीं लग सकता था. और यही सारे फैक्ट्स इसमें हमने आज के केस पे कवर किए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा केस, मौरी बीबी वर्सेस दामोदास घोष केस, जिससे हमने सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई. उसी के साथ साथ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 भी कवर किया. तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय.